सबको आवाज पहुंच रही है अभी? यस सर। यस सर। कल कल हम ये कर रहे थे कि अगर दो वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है, नमस्ते। नमस्ते, जैसे उनमें से एक थी y1 इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, जो y2 थी ये है a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो भाई जो रिजल्टेंट वेव थी वो a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा। रिजल्टेंट ऑफ y1 एंड y2 है। इसमें हमने अज्यूम किया था कि a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू a cos अल्फा और a1 sin फाइव a2 sin फाइव इक्वल टू a sin अल्फा। इसके ऊपर कल डिस्कशन हो चुका था कि मतलब ऐसा हमने क्यों लिखा है, ठीक है ना भाई? यस सर। तो इसको हम इस तरह से समझे जैसे कि किसी ब्लॉक के ऊपर अगर दो फोर्सेज हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इन दोनों में होता क्या है कि अगर हम F1 और F2 को कलेक्टिवली अप्लाई करें तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट मतलब ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट होगा, तो ब्लॉक बिल्कुल सेंटर से चला जाएगा। पर इनमें से जो बड़ा फोर्स होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होने से ब्लॉक को अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट करते हैं। इसी तरह से जो सुपरपोजिशन वाली वेव है इनमें क्या होगा कि जो रिजल्टेंट वेव है वो इस बात के ऊपर भी उसका एम्पलीट्यूड उसका फेज डिफरेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो इंटरफेरिंग वेव है उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है और कितना उनका एम्पलीट्यूड है। तो देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ए स्क्वायर कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस, देखो ये होगा a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, इसको मैंने a2 स्क्वायर ही लिख दिया, प्लस ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस। जो रिजल्टेंट वेव है उसके लिए a यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके हम यहाँ रख देंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और जो वो कितना ओरिजिनल वेव के साथ फेज में आगे या पीछे है अगर हमें वो भी कैलकुलेट करना है, टेन अल्फा को भाई डिवाइड कर दो दोनों, a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos। ठीक है ना भाई? यस सर। अब अगर तुम्हें थोड़ा याद हो 11 का, पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे तो पता नहीं। जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी जो है भाई वो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये मीडियम वगैरह पर डिपेंड करता है। तो जो इंटरफेरिंग वेव है दोनों की दोनों और जो रिजल्टेंट है ये एक ही मीडियम में तो फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों वेव के लिए रिजल्टेंट के लिए भी और इंटरफेरिंग के लिए भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा। तो अगर हम यहाँ से ये जो इक्वेशन अभी हमने पीछे डराइव की है इसको देखते हैं तो ये a2 स्क्वायर जो है ये जो a नेट स्क्वायर है ये हो जाएगा
आई अपॉन के, ये हो जाएगा I1 अपॉन के, ये हो जाएगा भाई I2 अपॉन के, ये हो जाएगा भाई I1/2 इंटू रूट I2/2 इंटू कॉस फाइव। अब ये देखो सब जगह से के तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई जो है ये कितना होगा, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जो दोनों भी। अब तुम सुनो मेरी बात जरा ध्यान दो, इसको इस तरह से सोचेंगे हम कि जैसे यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, समझ रहे हो, ये जैसे यस सर। 100 वॉट का है, तो ये दूसरा साउंड सोर्स है, जैसे मान लो ये भी 100 वॉट का है। तो इससे अगर सपोज कीजिएगा हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी पता चला कि भाई 50 है मान लो, और इसकी वजह से भी यहाँ इंडिपेंडेंटली मान लो 50 है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो नेट इंटेंसिटी है जब ये दोनों ऑपरेट होंगे साइमल्टेनियसली तो वो 100 हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे हाँ सर। अगर हम यहाँ पे 100 वॉट का या 50 वॉट का या 40 वॉट का एक बल्ब जला रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी 4 है, यहाँ हमने दूसरा बल्ब रख दिया ये भी 40 वॉट का है, तो पता चला कि इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी भी 4 ही है इंडिविजुअल, पर दोनों को अगर हम कलेक्टिवली ऑपरेट करते हैं तो यहाँ इंटेंसिटी 8 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो सोर्स से ओरिजिनेट होने के बाद उस पॉइंट पे पहुंचने वाली वेव्स के बीच में मीट करते टाइम कितना फेज डिफरेंस है। और अगर तुम्हें याद हो भाई, ये जो फेज डिफरेंस है ये सीधा सीधा पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कौन कितना पाथ ट्रेवल करके आ रही है, किसने कितना कितना फालतू किया है, उस बात पे भी डिपेंड करती है। फाई इन्वॉल्व हो यस सर। गया अगर तुम इसे देख पा रहे हो तो। देखो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जो आई है वो आई दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी के साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इंटरफेयर होते टाइम उनके बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना है। यस सर। यस सर। अब देखो ये जो वैल्यू है cos फाई की, ये डायरेक्ट यहाँ ऐड हो रही है। भाई I1 I2 तो कहीं पे होंगे ही, मान लो एक सोर्स ये है एक ये है, इसकी वजह से यहाँ अलग इंटेंसिटी है यहाँ अलग है, तो इन दोनों की इंटेंसिटी इंडिविजुअल तो कुछ होगी ना, पर जब दोनों कलेक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो फिर इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि cos फाई का क्या रोल है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, अगर कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो भाई वहाँ cos फाई की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐड हो रही है, और ये वैल्यू कितनी होती है 1। यस सर। तो वहां पे फाई कितना हो गया 0। हाँ, अब देखो ये बात समझने की जरूरत है ना, कि फाई की वैल्यू 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, बहुत सारी वैल्यू है, क्योंकि वेव एक नहीं है ना, मल्टीपल वेव्स रिपीट होती है। सर। यस सर। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो बॉडी ऑसिलेट करती है वो एक राउंड पूरा कर लेगी, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर तो ये 2 पाई के मल्टीपल में फिर ये इसके फेज डिफरेंस जो होंगे रिपीट होते रहेंगे। हाँ यस सर। सर। तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई। अब थोड़ा इसके ऊपर फोकस करो, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई/λ डेल्टा एक्स। अब इनमें से जरा फाई की वैल्यू डालते हुए चलो, तो देखो ये डेल्टा एक्स कितना है 0, लैम्डा 2 लैम्डा इन जनरल। एन लैम्डा। तो जब दो वेव आपस में सुपरपोजिशन कर रही तो या तो उनके बीच में
जो इंटरफेरेंस कर रही है उनके बीच में, जो मीट कर रही है उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल हो, या पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा का मल्टीपल तो वो हम yes sir, Yes, sir. कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। अब तुम ये बात समझो यार, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा इसको समझते हैं एक बार। सर ये बात समझ नहीं आई। मैं समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझो। ऐसी क्या चीज है ये मुझे समझ नहीं आ रही। सर ये चीज समझा दो, 0 लैम्डा 2 लैम्डा। अरे भाई ये इसकी वैल्यूज रखी है यहाँ पे, ये उससे डेल्टा एक्स निकाल दिया। ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये दो वेव आपस में मीट कर रही थी मान लो, समझ पा रहे हो। yes sir, Yes, sir. अब इसके बाद हमने इनको यहाँ से चलाया, एक को हमने एक रास्ते से चलाया, दूसरे को दूसरे रास्ते से चलाया, और एक रास्ता दूसरे रास्ते के कंपैरेटिवली लैम्डा लेंथ ज्यादा है। नहीं समझे? Yes, sir. मतलब ऐसा समझो कि एक कार ये है, एक कार ये है, ये दोनों के दोनों एक साथ चलती हैं, सेम स्पीड से चलती है। एक 10 मीटर लंबे रास्ते से जाती है, एक 15 मीटर लंबे रास्ते से जाती है। तो जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी तो भाई ये 5 मीटर पीछे नहीं रह जाएगी क्या इससे? yes sir, तो अगर एक वेव ये है, एक ये है, दोनों एक ही मीडियम में तो सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी। तो जब ये किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है, अगर वो डेस्टिनेशन एक पाथ के कंपैरेटिवली दूसरा पाथ लेमडा ज्यादा है, तो हम ये नहीं कहेंगे क्या कि जो दूसरी वेव है वो पहली वेव के कंपैरेटिवली लेमडा लेंथ पीछे रह जाएगी। रह जाएगी सर। तो अब तुम यहाँ पे ये देखो भाई कि अगर ये वेव दूसरे वाली जो है, अगर ये लेमडा लेंथ पीछे होती है, अब यहाँ पे तुम देखो भाई जरा क्या सीन बनने वाला है। ये तो मतलब नीचे की तरफ जगह खत्म होगी इसमें, तो तुम्हें थोड़ा ऊपर ऊपर की चीजों से संतोष करना पड़ेगा भाई। तुम देखो ये। तो तुम ये देखो, मैं इस बात को शेड कर रहा हूँ, तो ये कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ लैम्डा। तक। तो तुम ये देखो कि अगर एक दूसरे के कंपैरेटिवली लेमडा लेंथ आगे चल रही है, तो जब वो मीट कर रही है तो एक ही फैशन में तो मीट कर रही है, हाँ सर, मैक्सिमा के नीचे मैक्सिमा आ रहा है, तो यहाँ पे भी तो जो पहले इंटरफेयर हो रहा था अब भी तो इस तरह से ही करेंगी। करेंगी सर। और जब दोनों सेम फेज में मीट करती हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब ये दोनों ऐसे मीट करती है तो भाई वहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। yes sir, और जो इंटेंसिटी है वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ जाती है, इसलिए वहां ज्यादा इंटेंसिटी है। अच्छा, अगर 2 लैम्डा पीछे हो जाए तो देखो 2 लैम्डा पीछे होने से हम यहाँ तक का पोर्शन पीछे कर देंगे, तो फिर ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर भी वैसा का वैसा ही है। वैसा ही रहेगा सर। तो इसका मतलब लैम्डा का मल्टीपल जब भी पाथ में डिफरेंस आएगा तो सुपरपोजिशन के टाइम पे वेव एक ही तरह से मीट करेंगे, और वो मीटिंग जो होगी वो इस तरह की होगी भाई कि मैक्सिमा बनेगा वहां पे, क्योंकि वहां मैक्सिमा के नीचे मैक्सिमा और मिनिमा के, मतलब ऊपर जाने वाले पार्टिकल ऊपर जाने वालों से मीट करेंगे, नीचे जाने वाले पार्टिकल नीचे जाने वालों से। समझ आ गई ना बात? हाँ सर। Yes, sir. तो ये इसलिए कंडीशन है मैक्सिमा की, या उनमें जो फेज डिफरेंस है वो ये है। ये आपने ऐसा सर इन ये तो कंडीशंस एक्सप्लेन में किया ऐसे ना। इंटरफेयर होगा। हाँ भाई बोलो क्या कह रहे हो। सर 2 लैम्डा वाला बता दो फिर से। अरे भाई ये लेंथ लेमडा है ना यहाँ तक भाई, ये फिर ये 2 लैम्डा है ये यहाँ पे।
तो जब इसको पीछे हटा लोगे तो ये वाला थर्ड लूप इसके नीचे आ जाएगा, वो एक जैसे ही तो रहेंगे सेफ इसके। तो सर आपने ये साइड में जो छोटा सा है वो बना रखे है, वे क्या आप समझा रहा था कौन सी? सर? वो उधर एन लैम्डा के पास। अरे ये तो मैं राइट बता साइड रही में। भाई, जब ये दोनों एक ही फेज में मिल रही है आपस में, तो जब मैक्सिमा के नीचे मैक्सिमा और मिनिमा के मिनिमम नीचे मिनिमा आता है, तो इनके एम्पलीट्यूड जो होता है उसी तरह से इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे ये बताया तो था कल जब झूला झूलने का एग्जांपल दिया था। झूला झूलने का एग्जांपल नहीं दिया था भाई, बल्कि जब हम सेम फेज में मिक्स करते हैं तो क्या होता यस सर। है बेसिकली। तो मतलब अगर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का मल्टीपल हो या वेवलेंथ के बराबर होगा तो तो उसमें मैक्सिमम। उसमें क्या होगा कि जो एक डायरेक्शन में चलने वाले पार्टिकल दूसरी वेव के सेम डायरेक्शन में चलने वाले दूसरे पार्टिकल से सुपर इम्पोज होंगे, तो उससे इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा भाई, वो इनहेंस हो जाएगा। A1 प्लस A2 कर देंगे फिर। हाँ तो वो आएगा ना, तुम खुद ही देख लो इस बात को कैलकुलेट करके, जो एम्पलीट्यूड वाली इक्वेशन है उसमें रख के देख लेंगे। यस सर। तो वहां पे इंटेंसिटी भी तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ जाएगी, ये नेगेटिव में चला जाएगा भाई इसमें A1 से ही। नहीं समझ आया? आ गया सर। अब जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होगा, वो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, ये A1 प्लस A2 तो हो गया, यस हाँ सर। सर। तो मैंने यही तो लिख दिया भाई ऊपर ही। यस सर। यस सर। और जहाँ पे जो वेव इंटरफेयर कर रही है आपस में, उन वेव की इंटेंसिटी मिनिमम होगी कब, जब ये cos फाई मिनिमम होगा। अब cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -1। प्लस इसमें हम लिखते हैं A1 माइनस AB। for I to be minimum, cos phi must be equal to -1। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। यस सर। तो इसके लिए भाई फाई कितना होना चाहिए, इसके लिए फाई 5/2। क्या कहते रखते हो तुम लोग, मैथ्स पढ़ रहे हो घास, हाँ सर, पाई पाई। मैं सोचा 0। मैथ्स पढ़ रहे हो घास काट रहे हो, डूब के मरना पड़ गया। अब देखो यहाँ पे ना भाई, तुम इसको 2n+1 पाई भी लिख सकते हो, या फिर 2n-1 पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n को काउंट करना पड़ेगा 0 से, और यहाँ पे हमें n को काउंट करना पड़ेगा 1 से। पर इसमें ना, हाँ पर इसमें एक लोचा है, कैसे? मतलब वैल्यू तो सेम ही आएंगी, पर इसमें ये लोचा है कि जब हम इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस का, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सारा, तो हम वहां पे इस चीज का फोकस करेंगे कि भाई हम इनमें से किसको सेलेक्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। समझ नहीं आया सर ये। मैं कह रहा हूँ कि हम इन दोनों में से ये जो सिंबल है ना, इसके लिए जैसे हमने पीछे एन लैम्डा लिख दिया था, तो मैं ये कह रहा यस हूँ कि भाई सर। जैसे 0 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो हम इसको 2n+1 पाई भी लिख सकते हैं, 2n-1 पाई भी लिख सकते हैं। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा ये नहीं मालूम अभी हमें। नहीं मतलब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम कौन से वाला सेलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है। मतलब मैथमेटिकल सिंबल के लिए तो हम इसको जनरलाइज करने में कोई सा भी ले सकते हैं। बट उस एक्सपेरिमेंट में हम यस। कोई हाँ साइड मतलब सेलेक्ट जब करने वो वाले हैं। मैं जब तुम्हें बताऊंगा तो इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे, हम क्यों करेंगे मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा। ठीक है सर। अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, ये इससे कैलकुलेट करके देख लेंगे। 2 पाई, यस सर।
ये 3 λ/2, तो 5 λ/2, ये इसी तरह से चलता रहेगा। 2n + 1 λ/2 या फिर 2n - 1 λ/2। एग्री होना तो आपको यस सर। यहाँ से भी हम एक को ही सेलेक्ट करेंगे। अब देखो λ/2 का पार्ट डिफरेंस को जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं जरा। देखो एक वेव है ये, देखो ये दोनों वेव मान लो एक साथ चलती है, तो यहाँ तो दोनों सेम फेज में थी। यस सर। और एक के कंपैरेटिवली अगर दूसरी का पाथ λ/2 एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है मान लो, तो वो क्या करेगी, वो λ/2 पीछे रह जाएगी नहीं रह जाएगी। यस सर, फर्स्ट और तरफ आ जाएंगे तो ऊपर ये की देखो तरफ। λ/2 तो इतनी तो डिस्टेंस है, तो ये से इतना पीछे कर दोगे। तो जब तुम इसको इतना पीछे कर दोगे भाई, तो तुम ये देखो जरा क्या होगा इसमें। देखो ये सेकंड वेव जो है मीट करते टाइम λ/2 पीछे चली गई, तो इस प्लस के सामने ये माइनस आ गया, इस माइनस के सामने ये प्लस आ गया, इस प्लस के सामने। तो यहाँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा डिमिनिश होने वाला है। यस सर। मतलब इनमें से जो बड़ा होगा, अगर ये वाली वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंस होगा बड़ा, दोनों का। हाँ, तो इसमें क्या होगा भाई कि जो एम्पलीट्यूड है वो या तो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये नीचे वाली बड़ी होगी तो फिर इस तरह से हो जाएगा कि उसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड। डिपेंड करेगा कि डोमिनेशन किसका है, समझ गया। यस सर। डिफरेंस निकाल देंगे हम A1 और हाँ A2 का। वही, अब इसमें क्या होगा कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो दिख रहा है साथ साथ इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। जो पार्टिकल पहले ऑसिलेट कर रहे थे वो बेचारे थोड़े रेस्ट से पे आ जाएंगे, तो तुम्हारे कान को लगेगा, मतलब अगर हम साउंड वेव की बात करें तो भैया चीजें ना धीरे धीरे ऑसिलेट हो रही हैं, तो तुम्हें उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम दिखेगी। तो यहाँ अगर हम आई मिनिमम की बात करते हैं तो वो हो जाएगी I1 + I2 + ट्वाइस रूट I1 I2 इंटू -1। ये तुम्हें साफ दिख रहा है आई मिनिमम इक्वल टू √I1 - √I2 का स्क्वायर। और अगर हम इससे पहले इसको +1 रखते हैं तो वहां तुम्हें साफ दिख जाएगी, वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। यस सर, ये पिछले साल भी था। और भाई अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो ए मिनिमम कितना हो जाएगा, वो हम पिछले की तरह कैलकुलेट कर लेंगे, वो A1 - A2 का स्क्वायर। इस पे रेशो पे क्वेश्चन आते हैं इससे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या इंटेंसिटी मैक्सिमम का जो रेशो है वो इतना है, तो उससे फिर वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कंपोनेंट और डिविडेंड वगैरह लगा के कैलकुलेट करने के। और फिर यहाँ पे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशो है, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है मिस करती है साउंड वेव का, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना भाई। तो इस तरह से जब कहीं पे भी दो साउंड सोर्सेज हम एक दूसरे के साथ रख के सुपर इम्पोज करते हैं इनकी वेव को, यहाँ पे मीट कर रही है जैसे, तो हम ये देखेंगे कि मीट करते टाइम ये इस पॉइंट के ऊपर ये वेव ऐसे मीट कर रही है, या वेव जो है भाई ये ऐसे मीट कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होने से इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो जाती है। ये बात समझ आई नहीं है फिर? अब अगर तुम्हें थोड़ा जानकारी है इस चीज की कि जब हम कोई ऑडिटोरियम जैसी चीज बनाते हैं जहाँ पे मतलब जैसे ओपेरा हाउस वगैरह है जहाँ पे थोड़ा म्यूजिक की क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करना पड़ता है, या कोई अगर, कर्व या फिर अगर सपोज करो भाई जैसे कोई मतलब अच्छा कोई थिएटर है, तो उसमें क्या होगा, ये देखो जैसे ये रो है, जो लोग देखने आते हैं मूवी वगैरह, इन रोज में क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट होता है। एक तुमने देखा होगा कि जितने सिनेमा हॉल्स होते हैं
उनकी जो वॉल्स हैं सराउंडिंग वो थोड़ी पोरस होती है, मतलब उनमें छेद होते हैं। यस सर। उसका रीजन ये Yes, है कि भाई वहां पे ना वो डिजाइनिंग बनी है उनकी। उसका रीजन ये है कि जो वेव यहाँ से जा रही है और जो साउंड दीवार पे टक्कर मार के वापस आ रही है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करके कुछ गड़बड़ ना करे। यस सर। तो इसलिए ये क्या करते हैं, जो चारों तरफ की वॉल है उसको ये क्या करते हैं कि उसको ये थोड़ा सा पोरस बना देते हैं, कि जिससे कि इसके ऊपर जो भी साउंड इंसिडेंट हो रही है वो उसको पार नहीं करता। एग्री हो ना यस इस सर, बात से? रिफ्लेक्ट ना हो जाए। हाँ, और दूसरा, अगर तुमने फोकस किया हो, दूसरी बात में आएंगे जरा पीछे की तरफ, थोड़ा भी आगे देखो। अगर तुमने कभी फोकस किया हो कि जो सिनेमा हॉल की जो वो है रूफ, वो ऐसी नहीं होती। कर्व्ड होती है। वो भाई कुछ इस तरह की होती है। समझ पा रहे हो? नहीं देखी तुमने? देखिए यस। हाँ, उसका रीजन ये है क्योंकि उसमें ना सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि बालकनी वाला सीन भी तो होता है ना यहाँ पे। यस सर। तो भाई कुछ सीट्स यहाँ नीचे की तरफ रहती है। तो मान लो अगर हम ये कहते हैं कि साउंड सिस्टम जो है, या ऐसा लगता है कि साउंड यहाँ से आ रही है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से काम करती है। तो ये साउंड जो होगी यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे जाने के साउंड है। समझ रहे हो? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि मान लो एक वेव यहाँ पे पहुंचती है, एक वेव यहाँ पे। पहले तो हम जरा यहाँ से शुरुआत करें कि एक वेव यहाँ पे पहुंचेगी और एक वेव यहाँ पे पहुंचेगी। दोनों देखो तुम इक्वल पाथ ट्रेवल करके आ रही है या नहीं आ रही है, ज्योमेट्री से पता चल जाएगा। आ रही है सर। तो जब दोनों ओरिजिनेट एक साथ हो रही है, दोनों ने इक्वल पाथ ट्रेवल किया, तो मीट करते टाइम दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। 0। जीरो। तो जीरो पाथ डिफरेंस जहाँ पे होता है वहां पे क्या बनता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती कंस्ट्रक्टिव है। तो भाई इंटरफेरेंस। हाँ, तो इस जगह पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे इस आदमी को इनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। एग्री होना इस बात से? यस यस सर। सर। अब थोड़ा सा हम इधर की तरफ हटते हैं, तो एक पाथ तो देखो छोटा हो गया, दूसरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। तो अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 का मल्टीपल बन गया। यस सर। हाँ भाई, कोई पॉइंट तो ऐसा होगा ना जब हम जीरो पाथ डिफरेंस के बाद आगे चलेंगे तो लैम्डा भी आएगा, टू और लैम्डा लेमडा भी बाई आएगा, 2h ही और होगा। λ/2 भी तो होगा, 3 λ/2 भी तो होगा। तो इस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी? मिनिमम। देखो, मिनिमम का मतलब ये है कि अगर ये दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड की वेव है तो वहां पे नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। जीरो। इसका मतलब अगर तुमने यहाँ पे भाई किसी की जो चेयर है उसको अरेंज कर दिया तो उसको ना कुछ भी सुनना है, तो उसे तो सुनने का ही नहीं है। यस। अब थोड़ा सा और आगे चलो भाई, अभी यहाँ पे λ/2 के बाद यहाँ पाथ डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ गया क्या? Yes, यस sir. सर। तो मान लो यहाँ इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? मैक्सिमम। Maximum. यहाँ पे क्या बनेगा भाई? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या बनेगा? मिनिमम। इसके बाद तुम देखो, यहाँ पे भाई थोड़ा आगे पाथ डिफरेंस थोड़ा सा और बढ़ गया क्या? तो अगर ये 3 λ/2 हो जाए तो यहाँ क्या बनेगा? मिनिमम। तो तुम ये देखो कि जब हम किसी ऑडिटोरियम का डिजाइन करते हैं तो हम इस बात को कोशिश करते हैं कि इन जगहों पे हम सीटिंग अरेंजमेंट ना करें। नहीं समझ पा ठीक है रहे? सर। उससे क्या होगा कि अननेसेसरी ये आदमी बेचारा परेशान रहेगा, तो सुनने का ही नहीं। एग्री होना इस बात से? हाँ। तो अच्छा, अगर हम इसको देखेंगे लाइट के केस में, अब क्योंकि यहाँ पे यही सारी चीजें, बस ये तुम्हें साउंड वेव की बजाय लाइट वेव से रिप्लेस कर देनी है। और इसमें क्या होगा कि इसमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी वहां पे, ये मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है
ये हम डेसिबल्स में कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में ये क्या होती है, लाउडनेस। ठीक है। यस सर। और भैया जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये है, इसको हम बात करते हैं किसमें, ब्राइटनेस की टर्म। तो कहीं पे तो चीजें बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगी और कहीं पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। ठीक है। Yes, यस sir. सर। अब इसके लिए अपने पास में कुछ एग्जांपल्स हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के रिगार्डिंग। जैसे भाई इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये पोलराइजेशन पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। मैंने पढ़ लिया सर पूरा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। अरे भाई ये तो उसमें भी है ना, डी और एल टाइप जो सॉल्यूशन होते हैं। डेक्स्ट्रोल है वो। वही। और जी सर। इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी यूज होती है, जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसमें ये है ना, जो पोलरीमीटर है, जिसमें भाई हम दो टेबल बनी होती है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज और फ्रुक्टोज वगैरह होती है, कि उसमें यस सर, T उससे फिर इक्वल टू पास कर 0 देते पे है हैं। और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसकी रीडिंग होती है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, अलग अलग टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन का सीन फिर ये रहता है कि 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग ये थीटा की टर्म में रिप्लेस कर देते हैं। थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा टी माइनस थीटा नॉट कुछ कर देते। पता नहीं तुम्हें याद है नहीं? याद है सर। ये पता है कि ये पोलरीमीटर क्या होता है? हम्म? उससे तो ये चेक करते हैं कि कंपाउंड डेक्स्ट्रोएल है वो। नहीं, होता क्या है वो? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, चलो बताओ, जल्दी बताओ। सर बेसिकली मतलब हम एक प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? बोलो भाई। हम्म? वो कहाँ चले गए? नहीं है। सर वो क्या बोला आपने? तो भैया न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। ये थीटा लेमडा टी इक्वल टू 10 थीटा अपॉन एल सी करके भी इस तरह का फॉर्मूला है इसका। स्पेसिफिक रोटेशन। हाँ वो स्पेसिफिक रोटेशन वाला की कॉज्ड बाय वन डेसिमोलर सॉल्यूशन। हाँ सर। रोटेशन caused by one decimolar solution of an optically active material, कुछ इस तरह का है। सर एक सेकंड। तो जिस ट्यूब में हम उस रोटेशन को काउंट करते हैं वो पोलरीमीटर पे चला। तुमने इसको कुछ सोचा समझा है इसके बारे में? नहीं, बस ऐसे हवा हवाई चल रही गाड़ी। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है सब पूरा चक्कर है इसका।